भारतीय इतिहास में कर व्यवस्था हमेशा राज्य और समाज के संबंधों को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व रही है। लेकिन जब भारत पर औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, तब कर प्रणाली का उद्देश्य केवल प्रशासन चलाना नहीं रह गया, बल्कि ये एक ऐसे आर्थिक ढांचे का हिस्सा बन गया जिसका मुख्य लक्ष्य उपनिवेश से अधिकतम संसाधन निकालना था। इसी कारण औपनिवेशिक काल में कर व्यवस्था और किसानों की दुर्दशा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई कहानी बन गई। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी शुरू की, तब उसने सबसे पहले जिस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया वो बंगाल था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी को धीरे धीरे बंगाल की आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार मिलने लगा। कुछ वर्षों बाद उसे कर वसूली का अधिकार भी मिल गया। यही वो क्षण था जब भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय समाज की स्थिरता नहीं, बल्कि अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। इस कारण कर प्रणाली को इस प्रकार बनाया गया कि उससे अधिक धन प्राप्त हो सके। इस नीति का सबसे बड़ा प्रभाव किसानों पर पड़ा, क्योंकि कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। औपनिवेशिक शासन ने भारत में भूमि कर वसूली के कई नए मॉडल लागू किए। इनमें सबसे प्रसिद्ध था स्थायी बंदोबस्त, जिसे 1793 में लागू किया गया था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया और उनसे निश्चित कर वसूल किया जाने लगा। जमींदारों की जिम्मेदारी थी कि वे किसानों से कर वसूल कर सरकार को दें। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि किसानों और राज्य के बीच सीधा संबंध समाप्त हो गया और उनके बीच जमींदार एक मध्यस्थ बन गए। कई जमींदारों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूल करना था, इसलिए वे किसानों से अत्यधिक कर वसूल करने लगे। यदि किसान समय पर कर नहीं दे पाते थे तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी या उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। पहले किसान अपनी भूमि और उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण रखते थे, लेकिन अब वे जमींदारों और औपनिवेशिक प्रशासन के दबाव में आ गए थे। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में असमानता को और बढ़ा दिया। औपनिवेशिक कर प्रणाली की एक और विशेषता थी कि कर की मांग स्थिर रहती थी, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। यदि किसी वर्ष सूखा पड़ जाए या फसल नष्ट हो जाए, तब भी किसानों को कर देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और धीरे धीरे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। ब्रिटिश शासन ने केवल कर प्रणाली ही नहीं बदली, बल्कि कृषि उत्पादन की प्रकृति को भी प्रभावित किया। कई क्षेत्रों में किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित या मजबूर किया गया। इन फसलों में नील, कपास और अफीम जैसी फसलें शामिल थीं। इनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन बढ़ाना था। लेकिन नकदी फसलों की खेती का मतलब ये था कि किसान अब अपने भोजन के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाते थे। यदि बाजार में कीमतें गिर जाएं या फसल खराब हो जाए तो किसानों के पास भोजन और आय दोनों की कमी हो जाती थी। इससे उनकी स्थिति और अधिक असुरक्षित हो जाती थी। इस प्रकार औपनिवेशिक कर व्यवस्था ने केवल किसानों पर आर्थिक दबाव ही नहीं डाला, बल्कि उसने पूरे ग्रामीण समाज की संरचना को भी बदल दिया। किसान धीरे धीरे स्वतंत्र उत्पादक से कर्ज में डूबे हुए श्रमिकों में बदलने लगे। ये परिवर्तन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत गंभीर था। इसी कारण कई इतिहासकार औपनिवेशिक कर प्रणाली को भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक मानते हैं। ये केवल कर वसूली की नीति नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थी, जिसके माध्यम से भारत से संसाधनों का निरंतर प्रवाह ब्रिटेन की ओर होने लगा। औपनिवेशिक भारत में कर व्यवस्था केवल एक आर्थिक नीति नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन की उस रणनीति का हिस्सा थी जिसके माध्यम से भारत की कृषि संपदा को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया, तब उसे ये स्पष्ट हो गया कि स्थायी बंदोबस्त जैसी एक ही प्रणाली पूरे देश में लागू करना संभव नहीं होगा। भारत का भूगोल, कृषि पद्धतियां और सामाजिक संरचना इतनी विविध थी कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग कर व्यवस्थाएं विकसित की गईं। इसी कारण औपनिवेशिक शासन ने नई राजस्व प्रणालियां लागू की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थीं रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य का सीधा संबंध किसान से स्थापित किया गया। यहाँ जमींदारों को मध्यस्थ के रूप में शामिल नहीं किया गया था। पहली दृष्टि में ये व्यवस्था किसानों के लिए बेहतर प्रतीत होती थी, क्योंकि वे सीधे सरकार को कर देते थे और अपनी भूमि पर उनका अधिकार भी माना जाता था। लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी।
इस प्रणाली में कर की दर अक्सर बहुत अधिक होती थी। अधिकारियों द्वारा भूमि का मूल्यांकन किया जाता था और उसी आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। लेकिन कई बार ये मूल्यांकन वास्तविक उत्पादन क्षमता से अधिक मान लिया जाता था। परिणाम स्वरूप किसानों को उतना कर देना पड़ता था जितना उनकी फसल से प्राप्त आय से अधिक होता था। ऐसी स्थिति में किसानों के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। कई क्षेत्रों में कर की मात्रा इतनी अधिक थी कि किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा कर चुकाने में ही चला जाता था। यदि किसी वर्ष फसल खराब हो जाए तो किसान तुरंत संकट में पड़ जाते थे। क्योंकि सरकार को कर देना अनिवार्य था, इसलिए किसान को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती थी या साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस प्रणाली में कर वसूली गांव या समुदाय के आधार पर की जाती थी। पूरे गांव को एक इकाई माना जाता था और उससे कुल कर वसूला जाता था। गांव के मुखिया या स्थानीय प्रतिनिधि इस कर को किसानों के बीच बांटते थे। पहली दृष्टि में ये प्रणाली सामुदायिक सहयोग पर आधारित प्रतीत होती थी, लेकिन व्यवहार में इसके कई गंभीर परिणाम सामने आए। कई बार गांव के प्रभावशाली लोग कर के बोझ को छोटे किसानों पर अधिक डाल देते थे। इससे सामाजिक असमानता और बढ़ने लगी। छोटे किसान धीरे धीरे अपनी भूमि खोने लगे और बड़े जमींदार या साहूकार अधिक शक्तिशाली होते गए। इन तीनों प्रमुख कर व्यवस्थाओं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का एक सामान्य परिणाम ये था कि किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई। कर की मांग स्थिर रहती थी, लेकिन कृषि उत्पादन अनिश्चित था। यदि मौसम खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तब भी कर वसूली में कोई विशेष राहत नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि को केवल स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और भारत इस आवश्यकता को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इस कारण कई क्षेत्रों में किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित या मजबूर किया गया। इन फसलों में नील, कपास और अफीम जैसी फसलें शामिल थीं। इनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन बढ़ाना था। लेकिन नकदी फसलों की खेती का मतलब ये था कि किसान अब अपने भोजन के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाते थे। यदि बाजार में कीमतें गिर जाएं या फसल खराब हो जाए तो किसानों के पास भोजन और आय दोनों की कमी हो जाती थी। इससे उनकी स्थिति और अधिक असुरक्षित हो जाती थी। इस प्रकार औपनिवेशिक कर व्यवस्था ने केवल किसानों पर आर्थिक दबाव ही नहीं डाला, बल्कि उसने पूरे ग्रामीण समाज की संरचना को भी बदल दिया। किसान धीरे धीरे स्वतंत्र उत्पादक से कर्ज में डूबे हुए श्रमिकों में बदलने लगे। ये परिवर्तन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत गंभीर था। औपनिवेशिक काल में कर व्यवस्था का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे ग्रामीण समाज को गहराई से प्रभावित किया। जब लगातार बढ़ते कर, कर्ज और अस्थिर कृषि व्यवस्था ने किसानों को कमजोर करना शुरू किया, तब इसके परिणाम समाज में व्यापक संकट के रूप में सामने आने लगे। ये संकट केवल व्यक्तिगत गरीबी का नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे ग्रामीण भारत की संरचना को बदलने लगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत की कृषि से अधिकतम राजस्व निकालने की नीति अपनाई, तब किसानों की आर्थिक सुरक्षा लगभग समाप्त हो गई। पहले के समय में कई क्षेत्रों में किसान और राज्य के बीच संबंध अपेक्षाकृत लचीले होते थे। यदि फसल खराब हो जाए तो कर में कुछ राहत दी जा सकती थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान कर की मांग अधिक कठोर और नियमित हो गई। इस कठोर कर प्रणाली का सबसे गंभीर परिणाम अकालों के रूप में सामने आया। भारत में अकाल पहले भी आते थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में उनकी तीव्रता और प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा। जब किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया और अनाज उत्पादन कम होने लगा, तब कई क्षेत्रों में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इसके साथ साथ कर की कठोर मांग ने किसानों को अपने भंडार बेचने के लिए मजबूर कर दिया। 19वीं सदी में भारत में कई बड़े अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इतिहासकारों का मानना है कि इन अकालों के पीछे केवल प्राकृतिक कारण नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां भी एक महत्वपूर्ण कारण थीं। जब भोजन की कमी थी, तब भी कई बार अनाज का निर्यात जारी रहा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और राजस्व को प्राथमिकता दी जा रही थी। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम नहीं थे। यदि एक वर्ष फसल खराब हो जाए तो किसान तुरंत कर्ज में डूब जाते थे। अगले वर्ष यदि उत्पादन कम हो जाए तो उनकी स्थिति और अधिक खराब हो जाती थी। इस प्रकार कई किसान धीरे धीरे अपनी भूमि से भी वंचित हो गए। कर्ज का बोझ इस समस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू था।
जब किसान कर देने या बीज और खाद खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे, तब उस पर भारी ब्याज लगाया जाता था। ये ब्याज कई बार इतना अधिक होता था कि किसान वर्षों तक उसे चुकाने में असमर्थ रहते थे। परिणाम स्वरूप उनकी भूमि धीरे धीरे साहूकारों के नियंत्रण में जाने लगी। इस स्थिति ने ग्रामीण समाज में असंतोष को जन्म दिया। जब किसानों को ये महसूस होने लगा कि आर्थिक व्यवस्था उनके हितों के विरुद्ध काम कर रही है, तब कई क्षेत्रों में विद्रोह और आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये आंदोलन केवल कर के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि उस पूरे आर्थिक ढांचे के विरुद्ध थे जिसने किसानों को कमजोर बना दिया था। 19वीं सदी में कई किसान आंदोलनों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रसिद्ध आंदोलन था इंडिगो रिवोल्ट। इस विद्रोह में किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वे अपनी भूमि पर नील उगाएं, लेकिन इससे उन्हें बहुत कम लाभ मिलता था और उनकी जमीन भी कमजोर हो जाती थी। अंततः किसानों के विरोध के कारण इस व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। इसी प्रकार कई अन्य क्षेत्रों में भी किसानों ने कर और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। ये आंदोलन अक्सर स्थानीय स्तर पर होते थे, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां ग्रामीण समाज के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रही थीं। इन विद्रोहों का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी था कि भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग ये समझने लगे कि आर्थिक शोषण केवल स्थानीय अधिकारियों की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक बड़े औपनिवेशिक ढांचे का हिस्सा है। यही समझ आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक बनी। इस प्रकार औपनिवेशिक कर व्यवस्था ने केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसने सामाजिक असंतोष और राजनीतिक चेतना को भी जन्म दिया। किसानों की दुर्दशा और उनके संघर्षों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। औपनिवेशिक काल में कर व्यवस्था और किसानों की दुर्दशा केवल तत्कालीन आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहराई से पड़े। जब लगातार कर का बोझ, कर्ज और अस्थिर कृषि व्यवस्था किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई, तब धीरे धीरे ये समस्या केवल ग्रामीण संकट नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न बन गई। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक ये स्पष्ट हो चुका था कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, तब भी कर व्यवस्था का मूल ढांचा बहुत अधिक नहीं बदला। राज्य की प्राथमिकता अभी भी राजस्व और व्यापारिक लाभ थी, जबकि किसानों की आर्थिक सुरक्षा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बनी रही। इस स्थिति ने भारतीय समाज में एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। कई भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं ने यह समझना शुरू किया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों के कारण भी है। इसी समय भारतीय अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने धन के बाहरी प्रवाह की अवधारणा पर चर्चा शुरू की, जिसमें यह बताया गया कि भारत से बड़ी मात्रा में संपत्ति ब्रिटेन की ओर जा रही है। इसी संदर्भ में दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारत की आर्थिक समस्याओं का एक बड़ा कारण ये था कि भारत की संपत्ति निरंतर ब्रिटेन की ओर जा रही है। इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आर्थिक आधार प्रदान किया और लोगों को ये समझने में मदद की कि औपनिवेशिक शासन का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। किसानों की समस्याएं धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई। 20वीं सदी में कई किसान आंदोलन शुरू हुए, जिनका उद्देश्य कर में राहत और आर्थिक न्याय की मांग करना था। इन आंदोलनों में ग्रामीण जनता की व्यापक भागीदारी दिखाई दी। किसानों ने न केवल स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध, बल्कि औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध भी आवाज उठानी शुरू कर दी। इस समय कई राष्ट्रीय नेताओं ने किसानों की समस्याओं को समझने और उनके समर्थन में आंदोलन करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलनों में किसानों का नेतृत्व किया। इनमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। इस आंदोलन में किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। ये आंदोलन केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने ये दिखाया कि किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में कर व्यवस्था और कृषि नीतियों में सीमित सुधार भी किए गए, लेकिन औपनिवेशिक शासन के अंत तक ग्रामीण गरीबी और असमानता की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। लंबे समय तक चली कर व्यवस्था और आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि को गहराई से प्रभावित किया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब नए राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी ग्रामीण समाज की स्थिति को सुधारना।
स्वतंत्र भारत की सरकार ने भूमि सुधार, कर नीतियों में परिवर्तन और कृषि विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। हालांकि इन प्रयासों के परिणाम धीरे धीरे सामने आए, लेकिन ये स्पष्ट था कि औपनिवेशिक काल की आर्थिक विरासत को बदलना आसान नहीं था। इस प्रकार औपनिवेशिक कर व्यवस्था की कहानी केवल अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के आर्थिक इतिहास को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी भी है। इस व्यवस्था ने किसानों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया, ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ाई और अंततः राजनीतिक जागरूकता को जन्म दिया। किसानों की दुर्दशा और उनके संघर्षों ने ये भी दिखाया कि आर्थिक न्याय किसी भी समाज की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज का सबसे बड़ा वर्ग, किसान, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। यही कारण है कि औपनिवेशिक भारत की कर व्यवस्था और किसानों की कहानी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अध्यायों में से एक मानी जाती है।